चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पाठ 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम इसके वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन कक्षा 10 विज्ञान, जिसके वन लाइन क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम पोर्शन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के हिसाब से आप इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीड कीजिए। तो चलते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है इसके अंदर क्या कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है भाई। तो देखो हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि हमारे पास या तो दर्पण पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर, या फिर पढ़ने वाले हैं क्या लेंस। दो ही प्रकाशिक युक्तियों को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक दर्पण, तो दर्पण की यदि बात की जाए तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है भाई, गोलीय होता है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, गोलीय दर्पण बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब गोलीय दर्पण हमारे पास जो है ना वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, देखो एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के हैं। एक हमारे पास आता है समतल दर्पण, लेकिन वो गोलीय नहीं है क्योंकि उसकी सतह जो है ना वो समतल है। गोलीय होने के लिए उसकी परावर्तक पृष्ठ को कैसा होना पड़ेगा भाई, कर्व देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा गोलीय। लेकिन यदि वो सतह सीधी है तो वो समतल है फिर हमारे पास, तो हम उसको समतल दर्पण कह देते हैं, याद रखना है। दूसरा आ जाता है कि फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए भाई। फोकस दूरी की यदि बात करें तो देखो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है वो जो मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है ना उसी को हम कह देते हैं क्या, फोकस दूरी कह देते हैं। फिर आती है हमारे पास वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, मान लो ये गोला दे रखा है, ये रहा, इसको यदि हमने यहाँ पे मिला दी, यहाँ ये इसका एक केंद्र बन गया, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी भाई। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम उसकी क्या कह देते हैं, वक्रता त्रिज्या, जो हमने पढ़ा है मैथ के अंदर, रेडियस या त्रिज्या। तो सेम वही कंडीशन हमारे पास बनती है। दूसरा बनता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो देखो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। आर बराबर होता है हमारे पास क्या, 2f, याद रखना है। एफ का मतलब फोकस दूरी, आर का मतलब क्या होता है हमारे पास, वक्रता त्रिज्या होती है। देखो बात करते हैं इसके लिए हम आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो भाई इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या लगा देंगे, आर बराबर 2f। तो एफ हमें निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2, बाकी के पुट कर दो। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, 2 से काट दो इसको, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, फोकस दूरी। याद रखना है भाई आपको। इस तरीके से क्वेश्चनों के क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन इससे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। फिर हम इनके ऑब्जेक्टिव मटेरियल की बात कर रहे हैं। देखो अब आ जाता है, देखो भाई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है भाई, ये याद रखना है हमें। अवतल दर्पण, देखो दर्पण दो तरीके के हैं हमारे पास, गोलीय, एक अवतल एक उत्तल, दोनों की हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पणों की। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो भाई याद रखना है अवतल दर्पण के अंदर वस्तु से बड़ा या छोटा या वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। मान लो ये कोई वस्तु है, तो वस्तु से छोटा भी बन सकता है भाई प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है प्रतिबिंब, और वस्तु के बराबर भी बन सकता है। तीनों तरीके के प्रतिबिंब देखने को हमें मिल सकते हैं। किससे, अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें याद रखना है भाई उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब सदैव वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है, याद रखना है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या आभासी, ये भी याद रखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो हम कहें कि दर्पण के अंदर यदि दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब बनना है तो हम उसे वास्तविक कहते हैं, दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब बनना है तो हम इसे आभासी प्रतिबिंब कह देते हैं। देखो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बनता है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, दोनों में याद रखना। उत्तल के अंदर प्रतिबिंब आभासी, अवतल के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक, याद रखना है भाई। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करने वाले हैं, तो भाई वाहनों में पीछे के देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देख डॉक्टर इसका उपयोग नाक, कान, गला और उन विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है भाई। दर्पण सूत्र भी हमें याद रखना है। दर्पण सूत्र होता है हमारे पास क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब हमारे पास होती है वस्तु की दूरी। बाकी का लेंस सूत्र हम लिखेंगे ना तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास का गोलीय दर्पण के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। देखो आवर्धन कुछ नहीं है, देखो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, आवर्धन। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, आवर्धन। h/h डैश कहलाता है, h/h कहलाता है, इसी को हम आवर्धन कहते हैं। दूसरा आता है स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो भाई जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम था हमारे पास, उसी को हम क्या कह देते हैं, स्नेल का नियम कह देते हैं। इसमें क्या बताया था इन्होंने कि म्यू बराबर साइन आई बटे
साइन आर। मतलब पहले माध्यम की ज्या और दूसरे माध्यम की ज्या के बीच एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, स्नेल का नियम कह देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए तो आगे आ जाता है हमारे पास अपवर्तनांक और माध्यमों में प्रकाश की चालों में क्या संबंध होता है। तो भाई देखो, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश माध्यम में एक में दो में प्रवेश करता है भाई, ये अपन आगे देखेंगे। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या हम बात करें कि प्रकाश जो है ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी या कम होगी भाई, तो देखो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है विरल माध्यम की तुलना में भाई। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाशिक केंद्र वाली बात करें हम, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है भाई, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब लेंस का केंद्रीय बिंदु मान लो ये उत्तल लेंस, इसका ये केंद्रीय बिंदु ही है, इसी को हम सी से प्रदर्शित करेंगे, ये इसका क्या कहलाएगा, एक तरीके से केंद्रीय बिंदु कहलाएगा। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखो लेंस की फोकस दूरी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं कैसे, पी से। पी हमारे पास, तो फोकस दूरी का उल्टा क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है, जिसको हम डी से डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। इसका मात्रक होता है क्या, डाईऑप्टर, जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक है ना, याद रखना है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। भाई इसी से लगा देंगे, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, कर देंगे सॉल्व, समीकरण से लगा देंगे। ठीक है, दर्पण समीकरण याद है हमें भाई, ठीक है ना, दर्पण समीकरण मैच कर लेंगे भाई। दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हमारे पास बन जाएगा। देखो एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। दर्पण सूत्र कहाँ दे रखा है भाई, पहले नंबर पे ये दे रखा है हमें। ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध r बराबर 2f हमें ये दे रखा है दूसरे ही नंबर पे, मतलब मैचिंग दे रखी है। गोली दर्पण की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, ये रहा तीसरा हमारा। स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर कहलाता है, ये म्यू। लेंस सूत्र में माइनस आ जाएगा भाई हमारे पास, चौथे नंबर पे दे रखा है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/, क्या होती है, एफ। भाई सभी लोगों को ये याद होगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाती है फिर से हमारे पास लेंस की क्षमता, जिसको हम पढ़ चुके हैं। क्या है देखो, कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को एक तरीके से मोड़ने या फैलाने की, सिकुड़ने या फैलाने की जो क्षमता होती है ना, उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। कि एक लेंस प्रकाश की किरणों को कितना फैला सकता है और कितना सिकुड़ सकता है। P बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी भाई, अनंत। याद रखना है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, याद रखना, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस वस्तु का, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना पीछे का दृश्य देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का। क्यों, क्योंकि यह किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और आसानी से हम ड्राइवर या पीछे वाहन चलाने वाला जो व्यक्ति है पीछे का हिस्सा देख सकता है। हम दर्पणों की पहचान कैसे कर सकते हैं भाई, दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर, यदि मान लो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उस आधार पर हम काय की पहचान करते हैं, दर्पणों की पहचान करते हैं। आगे आता है आवर्धन के मान में यदि कहीं ऋणात्मक चिन्ह आ जाए, यदि हमने आवर्धन निकाला और यदि उसमें ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो ये क्या दर्शाएगा भाई, प्रतिबिंब की वास्तविक है कि आभासी है। मान लो किसी वस्तु का आवर्धन आया हमारे पास प्लस में और किसी वस्तु का आवर्धन आया हमारे पास माइनस में, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, तो ये माइनस का चिन्ह आया, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनना है, और प्लस का साइन आया मतलब प्रतिबिंब आभासी बनना है। किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा, या तो वो समतल होगा या फिर वो उत्तल होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई, आदि, याद रखना है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से सदैव कैसा बनता है, छोटा और उल्टा बनता है, याद रखना है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना, इसी को हम कहते हैं परावर्तन। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होना चाहिए। रेखीय आवर्धन क्या कहलाता है भाई, देखो रेखीय आवर्धन की बात कर लेते हैं। देखो दर्पण से परावर्तन के बाद बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब के आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है भाई। दर्पण का रेखीय आवर्धन इसको हम बोलते हैं। क्लियर।
दर्पण सूत्र हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा हो ही चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो है हमारे पास क्या, अवतल दर्पण। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है अपवर्तन के नियम के आपतन कोण और परावर्तन के कोण के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण, जो कि दो प्रकार के अवतल और उत्तल, पढ़ चुके हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किसका उपयोग करने वाले हैं भाई, उत्तल दर्पण, पढ़ चुके हैं। देखो हीरे का अपवर्तनांक याद रखना है, कितना होता है 2.42। इसका मतलब ये है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है भाई, 2.42 होता है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अपवर्तनांक। अब आ जाता है हमारे पास आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, जो कि इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। देखते हैं, सबसे पहले बात करें हम वास्तविक प्रतिबिंब। देखो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होने वाला है हमारे पास कि इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, तो हम कहते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभास होती हैं, इसलिए हम इसको आभासी कह देते हैं। दूसरी बात करें कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, ये पर्दे पर सदैव उल्टे बनते हैं, और ये सदैव कैसे बनते हैं भाई, सीधे बनते हैं, याद रखना है। दूसरी बात करें कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है ना हमारे पास, इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं भाई। और जो हमारे पास आभासी प्रतिबिंब है ना, इस आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब हम बात करें किसी भी दर्पण के द्वारा या किसी भी प्रकाशिक युक्ति के द्वारा, तो या तो प्रतिबिंब आभासी बनने वाला है हमारे पास, या फिर वो वास्तविक बनने वाला है। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब एक तरीके से दर्पण के आगे बनने वाले होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने वाले होते हैं। तो देखो आज की क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चनों को क्या किया, सॉल्व किया था। तो बिल्कुल आप इनको अच्छे से याद रखें, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पैटर्न आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यदि बात की जाए हमारे पास, तो सही विकल्प भी बन सकते हैं, सप्तशती भी बन सकते हैं, खाली स्थान भी बन सकते हैं, जोड़ियां भी मैचिंग के लिए भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खाली स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको ये दे रखी है। तो आप एक बार एग्जाम जाने से पहले इनको रीड करके जरूर जाएं, जिससे कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके सामने लेके आएंगे। इसी तरीके से वन लाइन फैक्ट क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर बचा हुआ है, क्या, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसकी हम बात आपसे करेंगे। तो चलते हैं अगली क्लास के अंदर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक जिन लोगों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको और आगे वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।